हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। हमारे आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल में उन कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो एनटीए हर बारी टीचिंग एप्टीट्यूड में उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछ रही है, लेकिन किसी भी बुक में वो कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं किया गया है। सो एंड तक आप इस लेक्चर को जरूर देखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर वहां पे ऑलरेडी हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। 100% गारंटीड आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ यूजिंग कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल इन द क्लासरूम इज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्लासरूम में टीचर्स जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल यूज करते हैं उनका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो देखो ये एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल है जिसको हम एक लर्निंग मॉडल भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक एक्सपर्ट व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट है या स्पेशलिस्ट है, या जो भी काम में वो एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट है, जब वो अपनी एक्सपर्टीज को, यानी कि जब वो अपनी स्किल्स या अपनी नॉलेज को किसी ऐसे व्यक्ति को सिखाता है जो लेस एक्सपर्ट है, और वो लेस एक्सपर्ट ये न्यू स्किल सीख कर उसको अपनी रियल लाइफ में यूज करता है, ये इस तरीके से हमारा कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल काम करता है। इसमें क्या होता है, एक एक्सपर्ट व्यक्ति जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, जिसके पास कोई एक स्पेशल स्किल है, जब वो अपनी स्किल को, अपनी एक्सपर्टीज को ऐसे व्यक्ति को सिखाता है जो लेस एक्सपर्ट है, यानी कि जिसको वो स्किल नहीं आती है, वो फर्स्ट टाइम वो स्किल सीख रहा है, ये होता है हमारा कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। ठीक है, तो वो किस तरीके से सिखा रहा है हम उसको इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासरूम के बारे में बात हो रही है, तो मैं आपको इसको एक टीचिंग एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पे एक्सपर्ट का मतलब है, बात हो रही है यहाँ पे टीचर्स की। ठीक है, तो टीचर्स जो है वो एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट नॉलेज की। ठीक है, तो टीचर्स जब क्लासरूम में कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट जब टीचर लर्नर्स को सिखाती है, ठीक है, तो यहाँ पे टीचर एक्सपर्ट है, तो टीचर किस तरीके से जो लर्नर यानी जो लेस एक्सपर्ट है उनको ये कॉन्सेप्ट सिखा रही है, ताकि लर्नर्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और फिर लर्नर्स इसको अपनी रियल लाइफ में यूज करे। इस तरीके से ये मॉडल वर्क करता है। ठीक है, तो देखो इसका सीक्वेंस ऐसे चलता है। सबसे पहला है इसमें मॉडलिंग, सेकेंड है कोचिंग, थर्ड है स्कैफोल्डिंग, फोर्थ आर्टिकुलेशन, फिफ्थ रिफ्लेक्शन एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लोरेशन। अब हम एक एक करके इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे क्या बात हो रही है, डेमोन्स्ट्रेशन या परफॉर्मेंस की। इसमें क्या होता है, जो भी कॉन्सेप्ट टीचर को पढ़ाना है ना, टीचर यहाँ पे खुद परफॉर्म करके बच्चों को दिखाती है। बच्चा क्या करता है, यहाँ पे टीचर को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब ये मॉडलिंग कैसे हो सकती है, चाहे टीचर जो कॉन्सेप्ट टीचर को पढ़ाना है तो वो लेक्चर के थ्रू पढ़ा रही है, कोई वीडियो के थ्रू पढ़ा रही है, या वो डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि उसको प्रेजेंट करके पढ़ा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर को मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या करेगी टीचर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर उसको लिख के आपको एक्सप्लेन करेगी कि यहाँ देखो 2 ऐसा लिखा है, 2+2 ऐसा होता है। टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये होता है मॉडलिंग। तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर परफॉर्म करती है एंड बच्चे उनको ऑब्जर्व करते हैं। ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कोचिंग। अब कोचिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया, स्पेशल गाइडेंस बोल सकते हो आप इसको, है ना, यानी कि एक्स्ट्रा सपोर्ट। कोचिंग हम कब लेते हैं, कोचिंग हम एक्स्ट्रा सपोर्ट लेने के लिए ही लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चों को कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो टीचर यहाँ पे क्या करती है, गाइडेंस देती है। अब ये गाइडेंस टीचर 1-on-1 कोचिंग के थ्रू भी दे सकती है। ठीक है, यहाँ पे टीचर जो है पर्सनल इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी दे सकती है, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मॉडलिंग में क्या हुआ था, टीचर ने प्रेजेंट करके सम सिखाया। अब जब बच्चा सॉल्व कर रहा है, बच्चा कहीं पे अटक रहा है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, टीचर क्या करे, टीचर यहाँ पे उसको हिंट दे रही है, या टीचर उसके बाजू में जा रही है, बच्चे को सिखा रही है कि इसको ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, दैट इज गाइडेंस, कोचिंग। थर्ड इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी इन डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन या जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कोई भी ऐसा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टीचर, यानी यहाँ पे हम मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लो टीचर ने डिफिकल्ट मैथ्स का क्वेश्चन बच्चे को दे दिया, अब बच्चा कर नहीं पा रहा है, टीचर क्या करेगी, टीचर बच्चे को यहाँ पे सपोर्ट देगी। ठीक है,
कि देखो उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, और जैसे जैसे बच्चे को याद आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो मैंने सीखा है, मुझे ऐसे करना है, टीचर क्या करेगी, अपना सपोर्ट है ना वो कम करती चली जाएगी, यानी कि फेड करती चली जाएगी। यानी स्टार्टिंग में टीचर पूरा सपोर्ट देगी, ठीक है, और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आने लगेगा, टीचर क्या करेगी, अपना सपोर्ट कम करती चली जाएगी, दैट इज स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, तो देखो आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि बच्चे ने जो भी सीखा है, जब वो उसको अपने ओन वर्ड्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। आर्टिकुलेशन क्या है, यहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ने, लर्नर ने जो भी सीखा है, जब वो उसको अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग से परफॉर्म करता है, अपने ओन वर्ड्स में उसको परफॉर्म करता है, दैट इज आर्टिकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे बात करता है टीचर के फीडबैक की, ठीक है, टीचर के फीडबैक की। अब यहाँ पे फीडबैक का मतलब क्या है, यहाँ पे फीडबैक का मतलब है असेसमेंट, जिससे ये पता चले कि इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं। अब देखो यहाँ पे आर्टिकुलेशन में क्या हुआ, बच्चे, लर्नर ने जो सीखा उसने क्या किया, उसको परफॉर्म किया। अब रिफ्लेक्शन में क्या होगा, टीचर बताएगी कि जो आपने किया, जो बच्चे ने अपने ओन वर्ड्स में प्रेजेंट किया, वो सही है या नहीं, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, या उसमें कितनी इंप्रूवमेंट बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे फीडबैक कौन देगा, टीचर देगी, या फिर आपके क्लास के जो पीर्स है, आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपको क्लास में भी आपको यहाँ पे फीडबैक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासमेट, यहाँ पे टीचर असेसमेंट हो सकता है, सेल्फ असेसमेंट भी हो सकता है, आपके क्लासमेट है वो पीर असेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने जो परफॉर्म किया है वो कितना सही है, कितना अच्छा नहीं है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट कितना हुआ है, या कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ओके। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, अब आपने जो भी सीखा है, अब आप ये स्किल सीख गए, ठीक है, अब न्यू सिचुएशन में, रियल लाइफ में जब आप इसको अप्लाई करोगे, दैट इज एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब आपको टीचर ने मैथ सिखा दिया, अब मैथ्स का लेवल डिफिकल्ट डिफिकल्ट होता जाएगा, तो जितना भी डिफिकल्ट लेवल आ जाए, अब आपने जो सीखा है आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो, दैट इज एक्सप्लोरेशन। सो आई होप इट इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको मैथ्स कॉलम के फॉर्मेट में दिया है। हर बारी आपको इस टॉपिक में से ना क्वेश्चन देखो पूछा ही जाता है, या तो कभी सिर्फ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप लिख के दे देगा, या उसके जो भी जो सीक्वेंस है उसको है ना उनके नाम, जैसे मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन, कुछ भी दे देगा, आपको उसको मैच करना है या उसका करेक्ट आंसर लिखना है। इसके लिए आपको इसका मीनिंग आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी तो आप सही आंसर को बता पाओगे, है ना। तो देखो मॉडलिंग में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जो टीचर है, जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, वो अपनी स्किल को खुद परफॉर्म करता है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। टीचर परफॉर्म करती है, बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में स्पेशल गाइडेंस, एक्स्ट्रा गाइडेंस या एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है बच्चों को, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड। स्कैफोल्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे स्टार्ट में टीचर अपना फुल सपोर्ट देती है, जैसे 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 बच्चों को चीजें समझ में आने लगती है, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करती है, वो अपनी सपोर्ट को कम करती जाती है, खत्म करती जाती है। तो द करेक्ट यहाँ पे है थर्ड ये। आर्टिकुलेशन का क्या होता है, बच्चे ने जो भी सीखा है, उसको जब वो अपने ओन वर्ड्स में, ओन अंडरस्टैंडिंग में जब उसको परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज आर्टिकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वन। आई होप इट इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द लाइफ फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच इन अ सीक्वेंस, ठीक है। तो हमको कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जो अप्रोच है, उसके सीक्वेंस को, मतलब उसके फेजेस को सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो अभी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच क्या होता है, तो ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ओके। ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, जहां पे लर्नर का एक्टिव रोल होता है, यानी कि लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लर्नर अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ पे लर्नर, इस अप्रोच में लर्नर टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लर्नर अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद डेवलप करता है। जैसे कि बाय इंक्वायरी, बाय डिस्कवरी, लर्नर इन डेप्थ जाके इंक्वायरी करेगा, डिस्कवरी करेगा। यहाँ पे लर्नर जो है खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। अब देखो इसके जो फेजेस है उनको हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले आता है एंगेज, ठीक है। एंगेज का मतलब ये है, सबसे पहला है एंगेज। एंगेज का मतलब लर्नर को ऐसा टॉपिक से, लर्नर को बताना
जो टॉपिक लर्नर के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करे, क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, ठीक है। यानी कि एक ऐसा टॉपिक लर्नर को बताना जो टॉपिक से लर्नर के अंदर इंटरेस्ट आ जाए, जिसके ऊपर लर्नर काम करना शुरू कर दे, दैट इज एंगेज। तो पहला तो ये होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के अंदर ये पहला हमारा जो होता है फेज यही है एंगेज का, कि ऐसा कोई टॉपिक लर्नर्स को देना जो लर्नर के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करे, ठीक है। इसके बाद जब लर्नर का इंटरेस्ट आ जाएगा उस टॉपिक के ऊपर, ऑब्वियस है ना, लर्नर क्या करेगा, उसके बारे में एक्सप्लोर, उसके बारे में खोज करेगा, इन डेप्थ जाके उसके बारे में इंक्वायरी करेगा, चीजों को डिस्कवर करेगा, है ना, दैट इज एक्सप्लोर। थर्ड आएगा एक्सप्लेन। लर्नर ने अभी तक जितना समझा, एक्सप्लोर करने के बाद उसको जो भी इंफॉर्मेशन जितनी भी मिली, अब वो क्या करेगा, उसको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करेगा कि दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड, ठीक है, ये चीज मुझे मिली है, ये ऐसा है, मतलब उसने अभी तक एक्सप्लोर करने से उसको जितनी चीजें समझ में आई है, अब वो यहाँ पे उसको ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करेगा अपनी फाइंडिंग्स को। इसके बाद आएगा हमारा फोर्थ इज एलोबरेट। ये क्या होगा, और डीप में जाके अब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को करेगा, खोजेगा। यानी कि अभी तक उसको जो जो पता लगा है वो उसको अप्लाई करके देखेगा कि ये सही चल रहा है या नहीं। उससे क्या होगा, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा डीपन होती चली जाएगी, ठीक है, यानी इन डेप्थ और ज्यादा आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद लास्ट है हमारा इवेल्युएट। इवेल्युएट यानी अब लर्नर ने जो भी जितना भी फाइंड आउट किया है, जितना भी सीखा है, अब वो क्या करेगा, अपनी ओन लर्निंग को इवेल्युएट करेगा, ठीक है, कि क्या लर्निंग सही हुई है या नहीं। यहाँ पे उसको फीडबैक मिलेगा। अब ये फीडबैक लर्नर खुद को भी दे सकता है कि हाँ भाई मैंने इतनी लर्निंग करी, क्या मैंने सही किया है या नहीं। टीचर भी दे सकती है, क्लास में जो साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं, पीर असेसमेंट भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये फीडबैक का है। तो द करेक्ट आंसर इज सीक्वेंस EADBNC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबमेटिव इवैल्यूएशन इज आल्सो नोन एज। तो सबमेटिव इवैल्यूएशन को हम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन भी कहते हैं। अब इसका क्या रीजन है हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, सबमेटिव इवैल्यूएशन हम कब करते हैं, एट द एंड ऑफ लर्निंग, एंड ऑफ लर्निंग में करते हैं। यानी हम जो लर्निंग कर रहे थे उसको, वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जब एंड ऑफ लर्निंग या जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, जब आपका सबमिटिव इवैल्यूएशन किया जाता है, जैसे कि सेमेस्टर्स, फाइनल एग्जाम, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है, ये देखने के लिए ना कि क्या लर्निंग आउटकम निकला है, क्या लर्निंग आउटकम निकला है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुई है या नहीं हुई है। यानी कि आपने जो भी पढ़ा है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जजमेंट पास करने के लिए, आपकी अचीवमेंट को बताने के लिए सबमिटिव इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। तो सबमिटिव इवैल्यूएशन हमेशा एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द लर्निंग में किया जाता है, जैसे कि आपके सेमेस्टर्स, आपका फाइनल, जहां पे ये बताता है कि आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो या नहीं जा रहे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये इवैल्यूएशन आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट बताता है ना, अचीवमेंट का, इसलिए हम इसको इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कहते हैं। मैंने ऑलरेडी इन डिटेल में डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को मैंने अपने चैनल पे कवर किया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको ये लेक्चर्स मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच का मतलब ये बात कर रहा है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की, ठीक है। तो इनमें से कौन से हमारे जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सेल्फ कंट्रोल। क्यों, देखो, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, जहां पे लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे प्राइमरी रोल जो होता है वो लर्नर का होता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय दी लर्नर्स, ठीक है। यानी कि लर्नर का पूरा कंट्रोल होता है अपने लर्निंग के ऊपर। यहाँ पे लर्नर टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है ना। इसलिए यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि लर्नर का पूरा कंट्रोल होता है अपनी लर्निंग पे। इम्पोस्ट का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, तो ये तो होता ही नहीं है। ऑथोरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, ये कहाँ होता है, ये टीचर सेंटर्ड के अंदर होता है, क्योंकि जहां पे टीचर का रोल प्राइमरी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया हो, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।